हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एनाटॉमी जोन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं सर्वाइकल प्रॉब्लम के बारे में। यानी सर्वाइकल प्रॉब्लम मतलब गर्दन का दर्द। जैसे गर्दन के अंदर आपने सुना होगा कि गर्दन की नस दब जाती है, जैसे C3, C4, C4, C5, C5, C6, C6, C7 ये सुना होगा, जिसमें डिस्क बल्ज बोलते हैं या डिस्क हर्निएशन भी बोल सकते हैं या डिस्क प्रोट्रूजन भी बोलते हैं। तो इन सब के बारे में आपको मैं एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा और ये ह्यूमन स्केलेटन यानी मानव कंकाल के अंदर भी दिखाऊंगा सारी चीजें कि गर्दन की नस जो होती है कैसे होती है, डिस्क क्या होता है, कहां पर नस दबती है, ये सारा समझाने वाला हूं। तो ये आप पूरी वीडियो देखिए। इसमें मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि सर्वाइकल प्रॉब्लम के जो है लक्षण क्या होते हैं, यानी साइन सिम्टम क्या होते हैं, उसके कॉजेज क्या होते हैं, यानी इसके किस वजह से सर्वाइकल प्रॉब्लम होता है, इसके कारण क्या होते हैं। और इसके अलावा लास्ट में आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि भाई इसमें साइंटिफिक तरीके से ट्रीटमेंट कैसे करें, यानी मेरा जो ट्रीटमेंट लॉजिकल ट्रीटमेंट है वो क्या है, जो आपके घर पे ही हो सकता है, जो कि सर्जरी से बचा सकता है। तो ये भी मैं आपको आखिर में बताने वाला हूं, तो वीडियो में पूरे बने रहिए लास्ट तक। तो बाद में मैं आपको थोड़ा सा इसमें स्केलेटन में यानी ह्यूमन स्केलेटन यानी मानव कंकाल में कमर का भी बताऊंगा, यानी कमर पे जैसे L4, L5, S1 जो नस दबती है साइड का जिसको बोलते हैं, उसका भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं, अगर आप चैनल पर न्यू हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक भी करें, जिससे कि आपको आगे भी और वीडियो मिलती रहे, है ना। अब इसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्वाइकल प्रॉब्लम है क्या। तो देखो, सर्वाइकल प्रॉब्लम, सर्वाइकल जैसे हमारी रीढ़ की हड्डियां होती हैं, 33 रीढ़ की हड्डियां होती हैं, तो जो गर्दन की 7 जो हड्डी होती है उनको सर्वाइकल बोन बोलते हैं। तो जैसे मैं दिखाऊंगा अभी, तो उसके अंदर जब ये नस दबती है तो उसको सर्वाइकल प्रॉब्लम बोल सकते हैं। जब हमारी नस दबती है तो वो जो नस है हमारे गर्दन से निकल के हाथों में जाती है, तब ये दर्द होता है। तो इसमें जैसे मैं दिखाने वाला हूं आपको, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे ये स्केलेटन है, इसके अंदर जैसे हमारी रीढ़ की हड्डियां है, ठीक है। तो जैसे ये 7 रीढ़ की हड्डी गर्दन के अंदर, इनको सर्वाइकल बोलते हैं, इनके बीच में से नस निकलती है। तो आपको मैं अब थोड़ा पास में लेके आता हूं, उसको आपको दिखाता हूं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं, पास में लाके मोबाइल को दिखाऊंगा। तो देखो क्या रहता है इसमें, जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं हमारी एक इंसान में, ह्यूमन बीइंग में, वो 33 हड्डियां होती हैं। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे इधर, जैसे ये सर्वाइकल, 7 सर्वाइकल में यानी 7 रीढ़ की हड्डी गर्दन के अंदर, इनको सर्वाइकल बोलते हैं। ऐसे C1, C2, C3, 4, 5, 6, 7 ऐसे 7 हड्डी सर्वाइकल में। इसके बाद में फिर 12 हड्डी यानी 12 जो है थोरेसिक वर्टिब्रे बोलते हैं, यानी थोरेसिक बोल सकते हैं, उनको डोर्सल भी लिखा मिलता है कहीं कहीं, ठीक है। तो ये 12 हड्डी छाती के पीछे वाले एरिया में, सर्वाइकल में 7 गर्दन में, और 12 हड्डी कहाँ होती है हमारी छाती के मतलब थोरेक्स के पीछे। उसके बाद में फिर ये पेट वाला एरिया, इसको लंबर एरिया बोलते हैं, पीछे कमर वाला एरिया, ठीक है। कमर में अब 5 होती हैं, जैसे कि L4, L1, L2, L3, L4, L5 ऐसे करके 5 हड्डी हमारे कमर में होती हैं। उसके बाद में फिर 5 हड्डी ये जो है कॉक्सिक्स, ये 5 फ्यूज्ड रहती हैं, तो ये कॉक्सिक्स हड्डी, सॉरी सेक्रम, ये 5 सेक्रम होती हैं। और लास्ट में फिर कॉक्सिक्स जो 4 हड्डियां होती हैं। ऐसे करके टोटल हमारी हड्डियां हो गई, रीढ़ की हड्डी कितनी, 33। अब इन रीढ़ की हड्डियों के सभी के बीच में एक एक डिस्क होती है। तो जैसे इनके बीच में यहाँ डिस्क रहेगी, हर 2 हड्डियों के बीच में एक डिस्क होती है, इसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोला जाता है। अब ये डिस्क जो होती है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, जैसे आपको दिखेगा, जैसे यहाँ अगर पास में लाकर देखेंगे तो ये ऐसे L1 मान लीजिए, ये वाला देख सकते हैं आप, जैसे ये है L4, L5, तो इसके बीच में भी डिस्क है। इसके बाद में ये जो है L4, L3, तो इनके भी बीच में, तो सभी के बीच में ये डिस्क दिख रही है, ये वर्टिब्रा यानी बोन हड्डियां, और ये रीढ़ की हड्डियों के बीच में ये डिस्क है। तो ये सारी जो है डिस्क होती हैं, नीचे बड़ी है। जैसे आप यहाँ देखेंगे गर्दन में, यहाँ छोटी होती है लेकिन यहाँ भी डिस्क होती है। अब ये जो डिस्क होती है ये बनी होती है बाहर साइड में एनुलस फाइब्रोसिस यानी फाइबर की एक रिंग रहती है, उसके बीच में अंदर डिस्क के अंदर जेल भरा रहता है, इसको न्यूक्लियस पल्पोसस बोला जाता है, ठीक है। ये डिस्क के पार्ट होते हैं, बाहर वाला फाइबर का, अंदर वाला पल्प जैसा एक जेल जैसा भरा रहता है। अब होता क्या है कि ये जब गर्दन के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है या कोई चोट लगे या कुछ भी, जो मैंने अभी आगे कारण बताने वाला हूं, कोई भी कारण होता है, तो इसमें से जो डिस्क है, वो जेल जो भरा है, वो जेल निकल के बाहर आ जाता है। जब जेल बाहर आता है तो क्या होता है, ये आगे साइड में नहीं जाता, ये ज्यादातर पीछे साइड में जाता है। अब इसके पीछे देखेंगे तो ये आपको जो पीली पीली नसें दिख रही हैं, ये स्पाइनल नर्व होती है, ये दोनों साइड में होती है। ये वाली जो नसें जैसे ये निकल के हाथों में जाती हैं, ये वाली मान लो इसका जो है राइट साइड है तो ये राइट साइड के हाथ में आ जाएंगी। ये वाली इधर देखेंगे आप, इधर जो है ये नस दिख रही है, लेफ्ट साइड के हाथों में जाती है। तो जिस साइड की नस दबेगी उस साइड के हाथ में आपको तकलीफ आने लगेगी, दर्द आएगा, या झंझनाहट, सुनपन, भारीपन, करंट जैसा लगना, टिंगलिंग, या जैसे नमनेस जो बोलते हैं, है ना, ये सब आगे लक्षण बताने वाला हूं। तो ये जिस साइड की दबेगी, या दोनों साइड में दबेगी, दोनों साइड के हाथों में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये इस टाइप से ये नस दबती है। जैसे आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे मान लो ये
C1 है, सबसे ऊपर वाला वर्टिब्रा C1 यानी रीढ़ की हड्डी C1 बोलते हैं इसको। इसके नीचे C2, C3, C4, C5, C6, C7 ऐसे। अब मान लो आपके पास जैसे अगर आपने MRI कराई है, सुना होगा कैसे मेरी जो है C4 C5 के बीच में नस दबी है, C6 C7 ऐसे लिखा रहता है, या C5 C6। तो देखो इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो C4 C5 है तो जैसे C1 C2 C3 C4 C5, तो C4 C5 के बीच में से ये जो नस निकल रही है इन दोनों हड्डियों के बीच में से ये दब गई है, ठीक है। अगर उसमें लिखा है C5 C6 तो ये C5 है, ये C6 है, इसके बीच में से ये वाली है, ये लेफ्ट साइड की है, इधर साइड में राइट साइड की, जिस साइड की दबेगी उस साइड की नस होती है। अब इसके बाद में C6 C7, ये C6 है, इसके नीचे C7, इनके बीच में नस दबेगी, ये वाली दब जाएगी। तो इस टाइप से जब नस दबती है, जिस साइड की नस दबती है उधर तकलीफ आने लगती है, तो जेल आके इन नस को दबा देता है। तो जब नस दबती है तो वही इसी को हम डिस्क बल्ज या स्लिप डिस्क बोल सकते हैं, या डिस्क प्रोट्रूजन लिखा हो सकता है MRI में, या हर्निएटेड डिस्क लिखा रह सकता है, ठीक है। तो यही हमारी नस को दबाता है, तो ये जो है हाथ में तकलीफ करती है। अब जैसे मैं आपको कमर में दिखाना चाहूंगा नीचे लाके, जैसे आपको ये दिख रहा है L4 L1, ऐसे आपके L4 L5 में ऐसे किसी किसी की नस दब जाती है, L5 S1 में, तो उसको हम स्लिप डिस्क या साइड का बोल सकते हैं, क्योंकि देखो ये लंबर एरिया है। तो जैसे L1 L2 L3 L4 L5 होता है, ठीक है। तो इसमें अगर मान लो जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे अच्छे से कि ये हमारा डिस्क है, ठीक है। जैसे मान लो ये है L3 L4, इसके बीच में डिस्क में से ये रेड कलर का जो आपको जेल निकलते हुए दिख रहा होगा बाहर, अब इसने इस नस को दबा दिया, ये L3 L4 के बीच में। ऐसे ये जेल कहीं भी निकल सकता है, मान लो यहाँ L4 L5 के बीच में निकलेगा, ये वाली नस दब जाएगी। और अगर L5 S1 है तो ये नस जो डिस्क दिख रही है इसमें से जेल निकलेगा, ये वाली नस दब जाएगी। इधर भी दोनों साइड में नस होती है, लेफ्ट साइड की, राइट साइड की। अब ये जो L4 L5 S1 नस होती है पैरों में जाती है, तो पैरों में तकलीफ आ सकती है। जैसे साइड का इसको बोलते हैं पैर में, जैसे हिप एरिया में, यहाँ से निकल के कूले में आती है हिप एरिया में, वहां झंझनाहट सुनपन दर्द हो सकता है, या पैर में नीचे जा सकता है, पैर में सुनपन आ सकता है, तो इसको साइड का बोलते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ नस दबेगी तो उसको साइड का बोलेंगे, या लंबर एरिया की नस दबी है और गर्दन में दबेगी तो गर्दन का मानेंगे अपन, सर्वाइकल का बोला जाएगा इसे यहाँ। और अगर मान लो किसी किसी को थोरेसिक में भी दब जाती है, यानी तो इनको ऐसे सुना होगा D1 D2 के बीच में नस दबेगी, D3 D4, तो इनको जो 12 हड्डियां होती हैं थोरेसिक में, इनको D1 D2 D3 D4 ऐसे करके D12 तक रहती है, इनके बीच में भी दब सकती है। तो मतलब ये है कि ये नस कहीं भी दब सकती है आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैं आगे बताने वाला हूं आपको। अच्छा, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो और बना रखा है, सर्वाइकल का बहुत अच्छे से थ्योरी बताया है मैंने, और यूट्यूब पे मेरी वीडियो डली हुई है सर्वाइकल प्रॉब्लम के बारे में और लंबर प्रॉब्लम के बारे में भी। तो अगर उसको कई मिलियन से, मतलब मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देखा है, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। तो अगर आपने भी वो वीडियो नहीं देखी है और अगर देखना चाहते हैं तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें भी लिंक मिल जाएगा, और जो ऊपर आई बटन पर एक लिंक आ रही होगी लिखी, उसको भी खोल के आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप जरूर देखें। और अब आगे मैं आपको इसके लक्षण, सावधानी, और फिर उसके बाद में फिर आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल या फिर इसके साइन एंड सिम्टम ये सब बताता हूं। तो चलिए मैं आगे भी चलता हूं, उसका बताता हूं। तो ये आपने देखा कि सर्वाइकल की नस कैसे दबती है। अब मैं इसके आपको कारण बताता हूँ कि कारण क्या क्या होते हैं। तो देखो, गर्दन की जो नस दबने का कारण है, जैसे हमारा लाइफ स्टाइल, जैसे कि मान लो जो लोग कंप्यूटर जॉब करते हैं, यानी गर्दन को झुका के काफी देर तक लैपटॉप में, या IT सेक्टर वाले जैसे लोग होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या जो भी लैपटॉप पे ज्यादा लंबे टाइम तक काम करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है ना। इसके अलावा जैसे कि बैंकिंग वाले या बैंकर्स जो होते हैं, यानी बैंक में जॉब रहता है, पूरा दिन गर्दन झुका के काम करने वालों को भी हो सकती है। इसके अलावा जो है किसी में अगर किसी को एक्सीडेंट हुआ है, गर्दन में चोट लगी है, उसके कारण भी हो सकता है। वजन उठा के सिर पे चल रहे हैं, उसके कारण भी हो सकता है ना। इसके अलावा फिर जो है आपकी गर्दन की मसल जो मांसपेशियां अगर लूज हो गई, थोड़ी मतलब बोल सकते हैं कि वीक हो गई, उसमें भी हो सकता है। तो ऐसे करके इसके बहुत सारे कारण होते हैं। अब बात करें इसके लक्षण की, यानी साइन एंड सिम्टम क्या क्या होते हैं। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो गर्दन है, गर्दन की जो नस निकलती है, गर्दन में से निकल के हाथों में जाती है, ठीक है। तो जैसे गर्दन में से निकलेंगी, गर्दन से हाथ में आएंगी, कंधे से होती है एक्जिला से, मतलब एक्जिला मतलब बोलते हैं जो पार्ट होता है एक्जिला, अंडर आर्म वाले अंदर वाला एरिया, उससे निकल के हाथों में आती है। तो जब ये नस दबती है तो हाथों में जैसे सुई जैसा चुभना या झंझनाहट होना, जिसको जैसे टिंगलिंग सेंसेशन बोलते हैं ना, या दर्द भी आ सकता है हाथ में। इसके अलावा जैसे उंगलियां सुन्न हो जाना, हाथ का सुन्न हो जाना, ये सारे लक्षण होते हैं नस दबने के। अब वो डिपेंड करता है कि भाई आपकी कितनी नस दबी है। अगर ज्यादा दबी है तो ज्यादा पूरा दर्द आएगा, कम दबी है तो कम आएगा। अब जैसे मैंने आपको दिखाया कि दोनों साइड में नस होती है। अगर मान लो लेफ्ट साइड की दबी है तो लेफ्ट साइड के हाथ में दर्द आएगा, राइट की दबी है तो राइट हाथ में दर्द आएगा, या झंझनाहट, सुनपन, जो भी लक्षण आ सकता है। अगर दोनों साइड की दबी, दोनों हाथ में आ सकता है, राइट। तो ऐसे करके ये इसके लक्षण होते हैं। अब कभी कभी जो सर्वाइकल प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से गर्दन से सिर में भी दर्द जा सकता है। कई लोगों को सिर में दर्द जाता है, और आजकल कुछ लोगों को ऐसे आपने देखा होगा कि कभी
कभी कभी सर्वाइकल प्रॉब्लम की वजह से चेस्ट में भी दर्द आता है, यानी चेस्ट के ऊपर सुइयां जैसी चुभने लगती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं सर्वाइकल के। अब डिपेंड करता है कि आपको कितनी प्रॉब्लम है। अब वो हो सकता है कुछ लक्षण आए कुछ ना आए, तो डिपेंड करता है, लेकिन सर्वाइकल प्रॉब्लम तो आपकी एमआरआई में दिख जाता है। ठीक है, तो अब देखो बात करें अब इसमें इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की, तो इसमें अगर देखेंगे तो आप देखो किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे आप इंडिया में, तो आपको वही डॉक्टर साहब आपके पहले एमआरआई लिख के देंगे। एमआरआई कराओ, उसमें C5 C6 सबसे ज्यादा दबी निकलती है, या C4 C5 भी हो सकती है, किसी की C6 C7 भी हो सकती है। ये सब गर्दन की नस होती है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। तो अब इसमें जो एमआरआई देखने के बाद में अब हर जगह क्या होता है, इसमें मेडिसिन दी जाती है। जैसे मेडिसिन में भी जैसे प्रेगाबलिन करके आती है टेबलेट, वो दे सकते हैं। गावापेन एंटी या गावापेंटिन जो आती है ना, इसके साथ में मिथाइल कोबालामिन दे सकते हैं। इसके साथ में कोई मल्टीविटामिन दूसरा भी दे सकते हैं, या फिर विटामिन D3 या विटामिन की टेबलेट दे सकते हैं। और एक आध दर्द की गोली, जैसे कि मान लीजिए एसिकोफ्लिनेक या डाइक्लोफिनेक जैसे जीरोडोल, या फिर और भी जैसे इस फॉर्मूले की आती है वो भी दे सकते हैं ना। पेनकिलर, इसके साथ में एक एंटासिड भी देना पड़ता है, पेंटाप्राजोल या जो भी। तो ये ऐसे करके इटोरिकॉक्सिब भी दे देते हैं कुछ लोग। तो ये सारे ड्रग ऑफ चॉइस मतलब बोल सकते हैं मेडिसिन है, ये खाते हैं लोग। तो मेरे पास काफी ऐसे कॉल आते हैं जो बोलते हैं डॉक्टर साहब जब तक दवाई खाओ तब तक तो आराम मिलता है, दवाई बंद करते हैं फिर वही कंडीशन आती है। तो देखो भाई, दवाई से बोल सकते हैं कि आराम मिलता है, लेकिन काफी लोग ऐसे शिकायत करते नहीं मिलता है। उसके बाद में फिर डॉक्टर साहब के पास जाए तो वो बोलते हैं कि हमें ये बोल दिया गया है कि सर्जरी करा लो, लेकिन सर्जरी से लोग डरते हैं। और डरने वाली बात भी है कि सर्जरी, देखो सर्जरी है, इसका ऑप्शन होता है इलाज सर्जरी से, लेकिन सर्जरी में एक तो ये है कि काफी लोगों को ये शिकायत आती है कि सर्जरी होने के बाद भी दर्द आने के चांस रहते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि भाई जो है सर्जरी करवा ली उसके बाद फिर दर्द आ गया। और दूसरा फिर पॉइंट ये भी रहता है, सर्जरी में रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर गलती से ये जैसे नस है सर्वाइकल स्पाइनल नर्व, ये अगर कटी तो पैरालिसिस का खतरा भी होता है। एक बार जब नस कटी तो दोबारा जुड़ती नहीं है। तो भाई मैं तो ये चाहूंगा कि सर्जरी से जितना हो सके बचना चाहिए, लास्ट ऑप्शन पर सर्जरी रखना चाहिए। तो अब पॉइंट आता है ठीक कैसे होगा ये प्रॉब्लम। तो देखो मैंने इसमें क्या टेक्निकल तरीके से, लॉजिकल तरीके से इसका नेचुरल ट्रीटमेंट निकाला है, जो आप अपने घर पे कर सकते हैं। जिसमें मैं आपको जैसे एक तो गर्दन के एरिया की सिकाई बताने वाला हूं, नेचुरल ट्रीटमेंट में आएगा। गर्दन की सिकाई करेंगे। सिकाई के लिए आपको क्या करना होगा कि एक मेडिकेटेड ऑयल बनाना पड़ेगा, यानी कि एक ऑयल यानी तेल घर में ही प्रिपेयर करेंगे, खरीद के नहीं लाना है, घर में बना के उसको आप गर्दन पर लगा के उसका सिकाई करेंगे। उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है, कैसे सिकाई करना है ना। इसके बाद फिर दूसरी सिकाई आपकी हाथ की होगी। जिस हाथ में तकलीफ आ रही है, एक की तो एक, अगर दोनों में तो दोनों में। हाथ की सिकाई अलग तरीके से होती है, वो भी आप घर में कर सकते हैं, तरीका मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद में फिर कुछ इसमें स्पेसिफिक एक्सरसाइज भी होती है। अच्छा, एक्सरसाइज में हर कुछ एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए गर्दन की नस दबी है, सर्वाइकल प्रॉब्लम हुआ है तो, क्योंकि अगर हर कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो आपको हो सकता है बीमारी और बढ़ जाए, है ना। तो लिमिटेड एक्सरसाइज होंगी इसमें। तो इसलिए भाई जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा वही करें, ठीक है। इसका वीडियो भी मैं भिजवाऊंगा आपको व्हाट्सएप पे, ठीक है। इसके बाद में फिर आपको जो है एक्सरसाइज के अलावा कुछ हम डाइट भी बताएंगे, रिकमेंड करेंगे, जैसे थेरेपेटिक डाइट जो इस प्रॉब्लम में अच्छा काम करती है। जैसे कि मान लीजिए जैसे हल्दी वाला दूध हो गया, है ना, और अंजीर, और जैसे मान लो और भी जैसे मेथी दाना, और जैसे अदरक या फिर सौंठ और शहद, काली मिर्च, ऐसे करके कई सारे आइटम, बहुत सारे आइटम बताए जाएंगे आपको। वो मैं जब आपसे कॉल पे बात करूंगा तब समझाऊंगा सारा सब कुछ। इसके बाद में फिर आपको नेक्स्ट जो है जैसे क्या नहीं खाना है वो भी बताया जाएगा। जैसे डाइट में क्या नहीं लेना होता है, जैसे कि मान लो खट्टे आइटम नहीं लेने चाहिए, है ना, और दूसरा ठंडे आइटम नहीं लेने चाहिए। अच्छा, आपने एक चीज देखा होगा, जब जब आपकी ठंड बढ़ती है आपके यहाँ तब आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है ना। तो ठंडे आइटम खाएंगे तब भी प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो कोई भी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ठंडा जूस, ऐसे काफी चीजें होती है जो नहीं खानी चाहिए, वो भी उसके बारे में बताएंगे, परहेज जिनको बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ कब्ज करने वाले, गैस बनाने वाले आइटम, तले भुजे आइटम, ऐसे करके काफी चीजें मैं आपको कॉल पर समझाने वाला हूँ। उसके बाद में फिर लास्ट में आपको कुछ सावधानियां बतानी पड़ेंगी, प्रिकॉशन जिनको बोलते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो क्या होता है कि छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे कि गलत तरीके से आप तकिया लगा के सो रहे तो बीमारी बढ़ सकती है ना। इसके अलावा आपने गलत तरीके से वजन उठा लिया, सिर पे वजन रख लिया, झटका लग गया, कूद गए, तो ये सारा आपको मालूम होना चाहिए कि भाई तकिया कैसे लगाएं, वजन उठाने का सही तरीका क्या होता है, सोने का तरीका क्या होना चाहिए, चलने का तरीका, बैठने उठने का, बाइक कैसे चलाएं, टू व्हीलर चलाएं तो कैसे चलाएं। तो ऐसे करके बहुत सारी सावधानियां वो भी मैं आपको कॉल पर बताने वाला हूं। अब ये सब कुछ अगर आपको मेरे से ट्रीटमेंट लेना है तो ये जो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और उसके बाद में आपके पास जो भी एमआरआई या रिपोर्ट्स या एक्सरे जो भी है वो भी व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैं जो पूरा समझाऊंगा व्हाट्सएप पे, और आप पहले मैसेज करें फिर आपको इधर से रिप्लाई आएगा, ठीक है। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भाई डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल ना करें, क्योंकि कॉल करेंगे बहुत सारे कॉल आते हैं, हजारों कॉल आते हैं दिन भर में, मैं नहीं उठा पाता काफी लोगों के, ठीक है। तो आप कॉल की बजाय व्हाट्सएप पे मैसेज ओनली कर सकते हैं, आपको रिप्लाई देंगे, जब आपका नंबर आएगा तब आपसे बात करेंगे कॉल पे हम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो आई
होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई है, और वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है, और बाकी आपसे फीस तो ले नहीं रहा हूं, तो बस एक काम करना है आपको कि वीडियो पूरी देखिए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो चैनल सब्सक्राइब करेंगे, पैसे तो लगने नहीं है आपके ना, तो मैं थोड़ा मोटिवेट होता हूँ, मोटिवेट होऊंगा तो आपके लिए और भी आगे ऐसी वीडियो बनाने वाला हूँ जो आपके यूजफुल हो सकती है, ठीक है। जैसे अभी और भी, जैसे नेक्स्ट वीडियो में कमर के दर्द के लिए बनाने वाला हूँ, और भी काफी सर्वाइकल के लिए वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आपको और फायदेमंद रहेंगी, ठीक है। तो भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आगे जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी लगी है, और कमेंट करके जरूर बता दें भाई वीडियो कैसी लगी है, और आगे वीडियो बनानी है या जो भी आपको कुछ बोलना है कमेंट में जरूर करें, ठीक है। सो थैंक यू, मिलता हूं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। मैं डॉक्टर वकील खान, थैंक यू।